Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, इससे पहले वाली जो हमारी रिवीजन क्लास थी उसके अंदर हमने आपके जो बुक 1 है यानी कि जो आपका ब्लॉक 1 है उसके इम्पॉर्टेंट यूनिट्स को डिस्कस किया था। वहाँ पे जो भी यूनिट्स मैंने क्लास 1 में डिस्कस किए हैं वो सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारी MPS 001 की रिवीजन क्लास 2 है इसके अंदर हम आपके पॉलिटिकल थ्योरी का जो आपका ब्लॉक 2 है उसके सारे के सारे जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं उन्हें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को रिवाइज करना है ब्लॉक 2 को तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा एंड तक। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ योर ब्लॉक 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फर्स्ट ब्लॉक 2 की जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है आपकी क्लासिकल लिबरलिज्म, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो क्लासिकल लिबरलिज्म यानी कि इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फिलॉसफी दैट एडवोकेट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज। तो अब आपको ध्यान से यहाँ पे समझना होगा कि क्लासिकल लिबरलिज्म क्या है। तो देखो, सबसे पहली बात कि ये जो लिबरलिज्म है ये क्या है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है अपने आंसर में कि ये है एक फिलॉसफी। ठीक है, इट इज अ फिलॉसफी। कैसी फिलॉसफी है? जो कि आपकी पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक एक फिलॉसफी है। अब यहाँ पर ये जो फिलॉसफी है ये क्या एडवोकेट करती है, यानी कि ये क्या किस चीज की मांग करती है सबसे ज्यादा। ठीक है, सो ये एडवोकेट करती है पहली चीज प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ये बात कहती है। ठीक है, देन दूसरी चीज है इसकी लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि जो हमारी सरकार है, ठीक है, जो हमारी सरकार है उसका जो हस्तक्षेप है वो कैसा होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। सरकार जो है वो स्टेट के कामों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, फिर तीसरी चीज ये कहती है फ्री मार्केट, कैपिटलिज्म को ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फ्री मार्केट को ये सपोर्ट करते हैं। फ्री मार्केट में क्या होता है कि जो गुड्स के प्राइसेस होते हैं वो सप्लाई एंड डिमांड पर निर्भर करते हैं। ठीक है, सरकार जो है किसी भी चीज के प्राइस को निर्धारित नहीं करती। सप्लाई एंड डिमांड की जो फोर्सेस होती हैं वो डिसाइड करती हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी। So this is classical liberalism, which is a political and economic philosophy that advocates for protection of individual rights first, and then second is limited government intervention, and third is free market capitalism. So when कब ये शुरू हुआ था? तो it was started in the 17th and 18th century during the age of enlightenment. तो जब यहाँ पर हमारा enlightenment का जो टाइम पीरियड चल रहा था, ये जब क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। So, it is particularly as a response to rise of absolute monarchies and desire for more individual freedom and autonomy in the society. तो यहाँ पर ये इसका इमरजेंस, इसका राइज होने के रीजंस अगर कोई पूछता है तो आपको क्या बताना है दैट उस टाइम पर जो मोनार्कीज है ना उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ रही थी, ज़्यादा मोनार्कीज हो रही थी, एब्सोल्यूट पावर वो लेकर आ रही थी, और जो लोग हैं उनके अंदर डिज़ायर थी इंडिविजुअल फ्रीडम और ऑटोनमी की। ठीक है, जो लोग हैं वो आज़ादी चाहते थे, स्वायत्ता चाहते थे। तो क्लासिकल लिबरलिज्म हैज़ इन्फ्लुएंस मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम स्पेशली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये जो आपकी आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी ने जो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड है जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है। सो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी जो मीनिंग रहता है वो सेम ही रहता है, दैट ये क्या है, एक तरह की राजनीतिक और यह एक आर्थिक दर्शन है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं, सीमित सरकार और मुक्त बाजार पूंजीवाद की रक्षा करने का पक्षधार है। यह 17वीं और 18वीं शताब्दी में विशेष रूप से निरंकुश राजतंत्रों के उदय और समाज में अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्ता की आवश्यकता के जवाब में उत्पन्न हुआ था। सो बेसिकली बच्चों, आप लोग क्या बताओगे कि यह एक राजनीतिक और आर्थिक दर्शन है जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, सरकार का हस्तक्षेप सीमित हो, पूंजीवाद की रक्षा हो, इन सब की वजह से यह उत्पन्न हुआ था। अब यहाँ पर हम फटाफट से इसके जो आपके की प्रिंसिपल्स हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। सो व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स? पहला है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट एम्फेसाइज इंडिविजुअल फ्रीडम्स, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड फ्री मार्केट। इट इमर्ज ड्यूरिंग द 1780 सेंचुरी स्पेशली इन द यूरोप। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस। पहला जो इसका है की प्रिंसिपल वो क्या है आपका? इंडिविजुअल लिबर्टी है। ठीक है बच्चों, इंडिविजुअल लिबर्टी है, यानी कि जो इंडिविजुअल के राइट्स और फ्रीडम्स होती हैं उनको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है।
एंड ये विश्वास रखता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं दे शुड बी फ्री टू मेक देयर ओन चॉइसेस। तो जो व्यक्ति हैं उनको अपनी पसंद बनाने, अपने जीवन जीने और अपनी खुशहाली का पीछा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, जब तक होनी चाहिए जब तक उनके काम दूसरों को हार्म ना पहुंचाएं। ठीक है, तो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं। पहला हो गया इसका इंडिविजुअल लिबर्टी। दूसरा है इसका लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये मैंने अभी आपको बताया भी है कि लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है कि जो सरकार होती है उसके पास लिमिटेड पावर होती है और सरकार अपना इंटरवेंशन भी कम करती है। लोग जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनके जो जीवन है उसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही न्यूनतम रहता है। तो सरकार की मुख्य भूमिका व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका लिबरलिज्म है उसमें यहाँ पर इसने जो हमारी गवर्नमेंट है ना उसका रोल भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि सरकार का रोल क्या है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसने क्या कहा है कि जो सरकार है उसका पहला काम होता है प्रोटेक्ट करना इंडिविजुअल्स के राइट्स को, यानी कि जो व्यक्ति हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना। दूसरा, मेंटेन करके रखना लॉ एंड ऑर्डर को। ठीक है, कानून व्यवस्था को बना के रखना। एंड तीसरा है प्रोवाइड फॉर नेशनल डिफेंस, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। यानी कि इसका जो लोगों की पर्सनल चॉइसेस होती हैं उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा लिबरलिज्म है वो सरकार के कामों को भी डिस्क्राइब करता है। देन जो हमारा लिबरलिज्म है वो फ्री मार्केट यानी कि मुक्त बाजार आर्थिक स्वतंत्रता की बात कहता है। तो क्लासिकल लिबरल्स एडवोकेट फॉर अ फ्री मार्केट इकोनॉमी वेयर सप्लाई एंड डिमांड रेदर देन द गवर्नमेंट रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्री मार्केट है जो मैंने बताया आपको। फ्री मार्केट में क्या होता है कि जो गुड्स होते हैं, जो हमारे गुड्स होते हैं उनके प्राइसेस को गवर्नमेंट निर्धारित नहीं करती बल्कि जो हमारे डिमांड एंड सप्लाई चेन होती हैं वो निर्धारित करती हैं। किसी भी गुड की अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो उसका प्राइस लो हो जाता है, वहीं अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस क्या हो जाता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर है हमारा दे बिलीव दैट इंडिविजुअल शुड बी फ्री टू एंगेज इन ट्रेड, सेट प्राइसेस एंड क्रिएट बिजनेस विदाउट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर जो हमारे लिबरलिज्म वाले जो भी हमारे थिंकर्स हैं, ठीक है, लिबरलिज्म वाले जो भी हमारे थिंकर्स हैं वो किस चीज़ की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो सरकार है उसको कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना। ठीक है, इंडिविजुअल्स पहली बात तो फ्री होने चाहिए और वो अपना व्यापार खुद करें, खुद अपने बिजनेस बनाए। द आइडिया इज फ्री कंपटीशन लीड टू इनोवेशन प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। तो यानी कि जो हमारा ये लिबरलिज्म है, ठीक है, क्लासिकल जो हमारा लिबरलिज्म है ये कह रहा है कि अगर लोग अपने खुद के व्यवसाय करेंगे और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का सरकारी प्रतिबंध नहीं होगा तो यहाँ पर एक चीज़ बढ़ती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्पर्धा। और जब भी बच्चों प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो कुछ ना कुछ नया इनोवेट होता है, नवाचार आता है, समृद्धि आती है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, जिसमें हमें कुछ थिंकर्स के बारे में बता देना है। हो सकता है कि किसी थिंकर के विचार भी एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछे जाएं। जॉन लॉक हैं सबसे पहले, जिन्हें हम फादर कहते हैं। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। ठीक है, इन्होंने नेचुरल राइट्स का आइडिया दिया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है और सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी भी दी है। फिर है आपके एडम स्मिथ, जिनको उनका काम है, उनका एक वर्क है जिसको हम कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। तो स्मिथ laid the foundation of free market economies, arguing that individual acting in their own self interest unintentionally contribute to public good। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ये मैंने डिस्कस किया है, एडम स्मिथ का है ये द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये क्या आर्ग्यू करते हैं, ये कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी जो व्यक्ति है अगर वो अपना भला कर रहा है, ठीक है, अगर वो अपना भला कर रहा है तो उसी की वजह से पब्लिक का भी क्या हो रहा है, भला हो रहा है। जैसे कि अगर कोई इंसान है उसने कोई न्यू बिजनेस शुरू किया, ठीक है, उसने अपने भले के लिए न्यू बिजनेस शुरू किया, उसका बिजनेस इको फ्रेंडली है पहली चीज़, और उसका बिजनेस ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए है। तो यहाँ पर उसने बिजनेस तो शुरू किया था अपने खुद के फायदे के लिए, ठीक है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किया था, उसकी तो कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो पब्लिक का भला करेगा।
लेकिन यहाँ पर जब वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कर रहा है, पॉल्यूशन नहीं कर रहा है, तो ये एक तरीके से वो पब्लिक का भी तो भला कर रहा है, ठीक है। फिर है आपके मॉन्टेस्क्यू, तो उनकी एडवोकेसी है सेपरेशन ऑफ पावर इन गवर्नमेंट हेल्प शेप मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम पर्टिकुलरली इन यूनाइटेड स्टेट। तो वो कहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके अंदर जो हमारी तीन वो होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, जुडिशरी होती है हमारी, लेजिस्लेचर होती है, तो उनके बीच में जो पावर है उनका डिवीजन होना चाहिए। उसकी वजह से जो सोसाइटी है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक बन पाती है। फिर है आपके जॉन स्टुअर्ट मिल, तो ये भी लिबरल थॉट्स को दुनिया में लेकर आने के लिए, लिबरल थॉट्स की डेवलपमेंट करवाने के लिए एक बहुत ही बड़े थिंकर माने जाते हैं। उन्होंने आर्ग्यू किया है इंडिविजुअल फ्रीडम्स को लेकर। उनका एक वर्क है विच इज़ नोन एज ऑन लिबर्टी, जहाँ पर उन्होंने जो राइट्स होते हैं इंडिविजुअल्स के, उनके बारे में बात की है। तो क्लासिकल लिबरलिज्म के सारे जो बच्चों आपके विचारक हैं, आपको उनके बारे में भी बता देना है, जिसमें आपके जॉन लॉक, एडम स्मिथ, मॉन्टेस्क्यू और जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में ना क्रिटिसाइज करने के लिए आ जाए कि जो आपका क्लासिकल लिबरलिज्म है उसको क्रिटिसाइज करो। क्रिटिसिज्म में आपको क्या लिखना है कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो इंस्ट्रूमेंटल है, बहुत अच्छा काम किया उसने इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी। जो आज हमारी सोसाइटी है, जो आज हमारा समाज है, उसके डेवलपमेंट में इसने बहुत अच्छा काम किया, पर फिर भी इसको इस वजह से इसको क्रिटिक किया जाता है, इसकी बुराई की जाती है, क्योंकि ये इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देता है और ये फ्री मार्केट को बढ़ावा देता है। तो इन दो बातों को लेकर क्या होता है, इसकी बुराई की जाती है, क्योंकि जब हम फ्री मार्केट या इंडिविजुअलिज्म करते हैं तो उसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटी जो होती है, समाज में जो असमानता होती है वो बढ़ जाती है। और जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि इंडिया में हम लोग कह सकते हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, वो उन्हें हम लोग कहते हैं डिसएडवांटेज्ड क्लासेस, ठीक है। जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं हैं, वो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उन सब लोगों का नुकसान हो जाता है अगर हम लोग इस वाली आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो इसी वजह से इसको क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो क्लासिकल लिबरलिज्म जो है, इसको आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में इसने बहुत बड़ी भूमिका तो निभाई है, लेकिन इसका जो ध्यान है वो केवल किस पे रहता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मुक्त बाजारों पर केंद्रित रहता है, ठीक है। यह सामाजिक असमानता को बढ़ावा दे सकता है और वंचित वर्ग की जरूरतों को नजरअंदाज ये करता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं, ठीक है। आलोचना यानी कि क्रिटिसाइज करना। अब आपकी जो यूनिट 16 है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि है आपकी वेलफेयर स्टेट के बारे में। वेलफेयर स्टेट हिंदी में होता है आपका कल्याणकारी राज्य। तो आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि ये क्या होगा। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जो आपका वेलफेयर स्टेट है, ये कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस का, जहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो हमारी सरकार होती है, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है लोगों के वेलबींग में, उसके जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, लोगों की भलाई करने में जो सरकार होती है उसका एक बड़ा रोल होता है। चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो, ठीक है, हाउसिंग का हो, तो जितनी भी फील्ड्स होती हैं लोगों की भलाई करने की, उन सारी फील्ड्स में जो हमारी सरकार है वो हस्तक्षेप करती है। जो वेलफेयर स्टेट का बिलीफ है वो क्या है, किस चीज़ में वेलफेयर स्टेट जो है वो विश्वास रखता है, किस विश्वास पर आधारित है कि सरकार का कर्तव्य आर्थिक असमानता को कम करना, ठीक है। पहला सरकार का क्या कर्तव्य है, सरकार का है टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। दूसरा है गरीबी को दूर करना, ठीक है, टू एलिविएट पॉवर्टी एंड टू प्रोवाइड सेफ्टी नेट फॉर इंडिविजुअल इन नीड। तो जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए सुरक्षा का जाल भी प्रदान करना। यह न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप विचारधाराओं जैसे कि क्लासिकल लिबरलिज्म से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो जो है आपका, वो सरकार की भूमिका को क्या करता है, सीमित करता है। तो आप एक तरह से इसको क्लासिकल लिबरलिज्म का अपोजिट समझ सकते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म कहता है कि सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जबकि जो वेलफेयर स्टेट है वो हर एक मैटर में
ठीक है, सरकार के हस्तक्षेप की बात करता है ताकि जो नागरिक हैं उनकी भलाई हो सके। सो यहाँ पर लेट्स डिस्कस द की फीचर्स ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो यहाँ पर इसका एक की फंक्शन है क्या, कि ये सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम्स लोगों को प्रोवाइड करता है, जैसे कि पेंशन देना, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देना, ठीक है, कोई डिसेबल है उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, तो ये करता है। पहला तो ये सामाजिक सुरक्षा का कार्य करता है। दूसरा ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, यानी कि उनकी इनकम कुछ भी हो लोगों की, वो उनको फ्री मेडिकल सर्विसेज वगैरह मिलती हैं। देन लोगों को पब्लिक एजुकेशन मिलती है, सब्सिडाइज्ड पब्लिक एजुकेशन लोगों को मिलती है। जैसे इंडिया में भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे वेलफेयर स्टेट के जो तत्व हैं वो हमें हमें इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर ये बात करता है इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि जो अमीर लोग हैं उन पर टैक्स लगाकर फिर वो जो इनकम आती है वो गरीबों में बांट देना। ऐसा हम इंडिया में भी देख सकते हैं कि अमीर लोग जो है वो टैक्स पे करते हैं, वहीं गरीबों को फ्री में राशन मिल जाता है ना। सो वो एक तरीके का इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन का तरीका होता है कि कैसे हम जो है इनकम की जो इनइक्वालिटी है अमीर और गरीब के बीच की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सरकार जो है लोगों को सब्सिडाइज हाउस भी देती है, बेसिक नीड्स जो है लोगों की वो पूरी करती है। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के बारे में, कि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी क्या है। So it is a political economic ideology that advocate for collective or governmental control over the means of production, distribution and exchange of goods and services. ये 3 वर्ड्स आपको पूरे एज इट इज लिख कर आने हैं अगर सोशलिज्म का क्वेश्चन आएगा, कि ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है। ठीक है, ये किस बात को एडवोकेट करती है, किस बात को बढ़ावा देती है, तो ये कहती है कि सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। सरकार का कंट्रोल होना चाहिए किन 3 चीज़ों पे। पहली चीज़ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, जहाँ पे भी कुछ भी गुड्स जो हैं हम प्रोड्यूस कर रहे हैं दे आर नोन एज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड देन प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में भी सरकार का रोल हो, और जब हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पर भी सरकार का रोल हो। सो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द सोशलिज्म इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड प्रमोट सोशल वेलफेयर। तो सोशलिज्म जो है वो वेलफेयर स्टेट से मिलता जुलता ही है। सोशलिज्म वेलफेयर स्टेट को क्या करता है, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है। ये कैपिटलिज्म का उल्टा है। अगर हम लोग बात करें कैपिटलिज्म की बच्चों, कैपिटलिज्म क्या होता है, देखो कैपिटलिज्म होता है हिंदी में हमारा पूंजीवाद। ठीक है, अब पूंजीवाद में क्या होता है कि जो भी हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, है ना, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज होती हैं, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो सब की सब जो होती हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होती हैं, सरकार के हाथों में ज़्यादा पावर नहीं होती। इसकी वजह से सामाजिक भला यानी कि सोशल वेलफेयर नाम की कोई चीज़ कैपिटलिज्म में हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। जबकि जो सोशलिस्ट सिस्टम होता है वो फोकस करता है वेल्थ एंड रिसोर्सेज पर। ठीक है, कि वेल्थ और रिसोर्सेज को इक्वली बांटा जाए सोसाइटी के सभी मेंबर्स में, ना कि ऐसा हो कि केवल 10% लोगों के पास ही 90% वेल्थ हो और 90% लोगों के पास केवल 10% वेल्थ हो। तो ये जो गैप होता है इसे कम करने की कोशिश की जाती है। तो समाजवादी प्रणाली में ध्यान इस बात पर है कि संपत्ति और संसाधन समाज के सभी सदस्यों के बीच अधिक समान रूप से वितरित किए जाएं। अब हम यहाँ पर इसके की फीचर्स देखेंगे। तो पहली चीज़ ये कलेक्टिव ओनरशिप की बात करता है, जैसे कि जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, लैंड एंड रिसोर्सेज होते हैं, या तो उन पर स्टेट का कंट्रोल हो या फिर वर्कर्स का स्वयं का कंट्रोल हो। सो दिस कॉन्ट्रास्ट विद कैपिटलिज्म वेयर दीज रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन्ड एंड कंट्रोल फॉर प्रॉफिट। तो जो हमारा कैपिटलिज्म होता है उसमें प्रॉफिट गेन करना ही मेन गोल होता है, जबकि हमारे सोशलिज्म में प्रॉफिट का कोई भी रोल नहीं है, ये लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। सोशलिज्म जो है इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने की कोशिश करता है, जैसा मैंने आपको बताया टैक्स वगैरह लगाकर, और जो स्टेट है वो प्लानिंग करता है और कंट्रोल भी करता है, जैसे कि वेजेस हो गए, किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है, तो इन सारी बातों का जो स्टेट है वो ध्यान रखता है, और जो स्टेट है वो लोगों को पब्लिक सर्विसेज जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, है ना, ये सेवाएं देता है। ठीक है, ताकि जो लोग हैं उनकी जो बुनियादी बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। यहाँ पर हमारे एक थिंकर के बारे में हम बात करेंगे, कार्ल मार्क्स के बारे में।
कार्ल मार्क्स जो हैं एक थिंकर हैं जिन्होंने सोशलिस्ट थ्योरी में कुछ ऐड किया, इसके डेवलपमेंट में काम किया कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स का बिलीव क्या था कि जो कैपिटलिज्म है वॉज इनहेरेंटली एक्सप्लॉइटेटिव एंड वर्किंग क्लास और प्रोलेटेरिएट वुड इवेंचुअली ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट सिस्टम इन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स जो कहते हैं कि जो आपका कैपिटलिज्म है वो तो पहले से ही कैसा था, लोगों को एक्सप्लॉइट ही करता था, एक्सप्लॉइट करता था। एक दिन जो वर्किंग क्लास है वो क्या करेगी, जो प्रोलिटेरिएट क्लास है, जो मालिक वर्ग है, उसको क्या करेगी, ओवरथ्रो कर देगी, कैपिटलिस्ट सिस्टम को खत्म कर देगी। सो यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने कम्युनिज्म की फाउंडेशन भी रखी है ना। यहाँ पर वो क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं जहाँ पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कलेक्टिवली ओन होने चाहिए, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है सामूहिक आपका स्वामित्व होना चाहिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। फिर दूसरे हैं आपके इसी में फ्रेडरिक एंगल्स हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, कार्ल मार्क्स के साथ इन्होंने भी को ऑथर की थी ये किताब। तो एंगल ने हेल्प किया मार्क्सिस्ट आइडियाज को फैलाने में, ठीक है, और उन्होंने सोशलिज्म, क्लास स्ट्रगल और हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म पे लिखा है। अब यहाँ पर आ जाती है आपकी यूनिट 21। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं सो गुड, अच्छी बात है, आपको सारे के सारे जो आपके ये इज़म वाले हैं यानी कि जो आपकी वेरियस आइडियोलॉजीज हैं इन्हें आपको कवर कर लेना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि इसमें से कोई एक आधी आपके एग्जाम में आ जाए। और दूसरी चीज़, आइडियोलॉजीज पता होनी भी चाहिए हर एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को। सो नाउ यहाँ पर हम बात करेंगे कंजर्वेटिज्म के बारे में बच्चों। तो कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल एंड सोशल आइडिया है जो फोकस करता है। अब एक बात बताओ, आपने ना कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई मेरी जो फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फैमिली है और वो इंटरकास्ट मैरिज के लिए नहीं मानेंगे, ठीक है, वो इंटरकास्ट मैरिज के लिए नहीं मानेंगे। तो ये होता है कंजर्वेटिज्म, जब आप लोग अपने जो लोग होते हैं वो अपने जो पुराने रूढ़िवादी जो विचार होते हैं उनको मतलब हटाना नहीं चाहते, ठीक है, और एक्सेप्ट नहीं करते, नए जो न्यू आइडियाज़ होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते और वो उनके पुराने जो आइडियाज़ हैं उन्हीं में फंस कर रहना चाहते हैं, अपने पुराने ट्रेडिशंस में, उनका जो पुराना सोशल ऑर्डर है उसके अंदर वो रहना चाहते हैं। तो कंजर्वेटिव्स जो हैं वो बिलीव करते हैं इन ग्रेजुअल चेंजेस। अब ये लोग कहते हैं कि अगर समाज में परिवर्तन आता भी है तो परिवर्तन धीरे धीरे आना चाहिए, ना कि एकदम जल्दबाजी में, ठीक है, स्टेबिलिटी की ये लोग बात करते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम इसके की फीचर्स देखें तो ये कहते हैं परंपरा और कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता पे ये लोग बात करते हैं। तो कंजर्वेटिव वैल्यू ट्रेडिशंस बिकॉज दे बिलीव दीज आर रिजल्ट ऑफ विजडम एंड एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट जनरेशन। तो ये लोग कहते हैं कि हमें अपने ट्रेडिशंस को ज़रूर फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये हमारी जो पास्ट जनरेशन्स होती हैं उनकी विजडम होती है, ठीक है, उनका ज्ञान होता है, उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसलिए हमें इन्हें फॉलो करना है। और अगर हमें समाज में स्टेबिलिटी बना के रखनी है, समाज में किसी प्रकार का डिसऑर्डर या केओस ना हो, तो उसके लिए भी हमें जो है कंजर्वेटिव जो थॉट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा है ग्रेजुअल चेंजेस की ये बात करता है, ये नहीं कहता कि चेंज हो ही ना, ठीक है, ये कहता है चेंज हो लेकिन कैसे हो, स्लोली स्लोली हो, आराम आराम से हो, ठीक है। देन ये अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे होता है ना कि ये जैसे हमें देखा है कि फैमिली में जो होते हैं मतलब मेल्स जो होते हैं उनका थोड़ी सी अथॉरिटी ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी ज़्यादा होती है, रिलीजन की अथॉरिटी ज़्यादा होती है। तो अगर हमें सोसाइटी में ऑर्डर बना के रखना है तो हमें अथॉरिटी को क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है, दूसरों की अथॉरिटी को। फिर यहाँ पर जो है ये क्रांतिकारी विचारों पर संदेह करते हैं। तो कंजर्वेटिव्स का जो रहता है वो हमेशा डरे हुए रहते हैं क्रांतिकारी विचारों को लेकर, ठीक है, उन्हें किसी भी प्रकार की परफेक्ट सोसाइटी के बारे में बता दो, कुछ भी बता दो, उन्हें लगता है कि बस स्मॉल चेंजेस होने चाहिए। और हाँ, ये क्या कह रहा है कि वे वही चीज़ें अपनाने में विश्वास करते हैं जो अतीत में सफल रही हैं। यहाँ पर आपके एडमंड बर्क हैं जो कंजर्वेटिज्म के मॉडर्न कंजर्वेटिज्म के एक थिंकर हैं जिनके विचारों में क्या है कि वो बिलीव करते हैं इन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड ग्रेजुअल चेंज, ठीक है। बर्क वॉज क्रिटिकल ऑफ द फ्रेंच। जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आया था तो वहाँ पर जो एडमंड बर्क हैं उन्होंने फ्रांस के रेवोल्यूशन की बुराई की थी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि राइट द क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ एडमंड बर्क रिलेटेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। ये वाला जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्वेश्चन है ये मैंने किसी वीडियो में ज़रूर डिस्कस किया हुआ है, मुझे याद है,
तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी रिवाइज कर लेना। तो एडमंड बर्ग को आधुनिक कंजर्वेटिज्म के संस्थापक व्यक्तित्वों में एक माना जाता है। उनका मानना था कि परंपरा और क्रमिक परिवर्तन महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना करते हैं। अब आ जाते हैं मल्टीकल्चरलिज्म में। तो मल्टीकल्चरलिज्म क्या है? सो इट इज द आइडिया दैट डिफरेंट कल्चर्स, एथनिक ग्रुप्स एंड रिलीजन्स, ठीक है, क्या क्या? पहला आपके डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है, देन एथनिक ग्रुप्स, डिफरेंट एथनिक ग्रुप, और रिलीजन, ठीक है, ये तीनों के तीनों कैसे रह सकते हैं? एक साथ रह सकते हैं। दे कैन लिव टुगेदर इन द सेम सोसाइटी, चाहे कोई कहीं का भी हो, कोई किसी की एथनिसिटी अफ्रीकन हो, किसी की एशियन हो, दे कैन लिव टुगेदर। सो मल्टीकल्चरलिज्म इसी चीज को प्रमोट करता है, दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, एथनिक ग्रुप्स एंड रिलीजन्स जो हैं, दे कैन लिव पीसफुली टुगेदर इन द सेम सोसाइटी। ये प्रमोट करता है एक्सेप्टेंस एंड सेलिब्रेशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ये कहता है कि अगर हमारे पास अलग अलग कल्चर हैं तो हमें तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और खुश होना चाहिए, ठीक है, ना कि हर कोई एक ही कल्चर अडॉप्ट कर ले। जैसा कि जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कितना ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन होता जा रहा है, जो लोग हैं वो एक ही कल्चर को करते जा रहे हैं प्रमोट। पर मल्टीकल्चरलिज्म इसका अपोजिट है, वो कहता है कि जिसका जो अपना यूनिक कल्चर है उसको वो बना के रखना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मल्टीकल्चरलिज्म यानी इसको हिंदी में हम लोग बच्चों कहते हैं बहु सांस्कृतिक वाद, ठीक है। सो बहुसांस्कृतिक वाद क्या है? ये एक प्रकार का विचार है जिसमें विभिन्न संस्कृतियां, जातीय समूह और धर्म एक ही समाज में शांति से रह सकते हैं। यह सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करने और उसका उत्सव मनाने की भी बात करता है। अब इसमें यह नहीं कहा जाता कि सभी की प्रमुख संस्कृति अपनानी चाहिए, बल्कि यह लोगों को अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए बड़े समाज का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करता है। अब यहाँ पर हम इसके की फीचर्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है आपका कल्चरल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर जो हमारा मल्टीकल्चरलिज्म है वो इम्फेसाइज करता है वैल्यू ऑफ हैविंग डिफरेंट कल्चर विद इन वन सोसाइटी। एक ही सोसाइटी के अंदर अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे हैं, जैसे कि आपकी हो गई गोकुल धाम सोसाइटी, ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते हो गोकुल धाम सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो वो मल्टीकल्चरलिज्म का ही उदाहरण है। इसको एग्जाम में नहीं लिख सकते लेकिन, ठीक है। सो द आइडिया इज दैट डाइवर्सिटी मेक्स सोसाइटी रिचर एंड मोर इंटरेस्टिंग। तो मल्टीकल्चरलिज्म का आइडिया बस ये होता है कि जो विविधता होती है ना वो समाज को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। मल्टीकल्चरलिज्म से की वजह से इक्वालिटी बहुत ज़्यादा आती है और लोगों को इक्वल राइट्स भी मिल पाते हैं, और जो अलग अलग कल्चर्स होते हैं उनको अपनी पहचान बना के रखने का जो है एक तरीके का मौका मिल पाता है, ठीक है। देन यहाँ पर जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो बात करता है इंटीग्रेशन की, ना कि एसिमिलेशन की, ठीक है। अब एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन में फ़र्क समझना है। एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि हमें किसी एक कल्चर के अंदर मिक्स नहीं हो जाना, हमें साथ तो रहना है लेकिन अपनी अलग पहचान बनाकर, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेट करना है अलग अलग कल्चर्स को एक सोसाइटी में, पर किसी को भी फोर्स नहीं करना कि वो डोमिनेंट कल्चर को अडॉप्ट करे। कि मान लो एक सोसाइटी है जिसके अंदर सारे के सारे आपके क्रिश्चियंस रहते हैं, ठीक है, और केवल 8 ऐसी फैमिलीज हैं जो मुस्लिम हैं, 10 फैमिलीज हैं जो हिंदू हैं, 8 फैमिली हैं जो बुद्धिज्म है। तो उनसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये अगर 100 लोग क्या बोलते हैं क्रिश्चियन के रह रहे हैं, 100 लोग क्रिश्चियन के रह रहे हैं, तो वो सारे के सारे भी उनमें मिक्स हो जाएं, ठीक है। तो ये बात करता है कि हमें एसिमिलेट नहीं होना है, ठीक है, अपनी जो पहचान है वो बनाकर रखनी है। मल्टीकल्चरलिज्म के जो आपके फिलोसोफर हैं वो हैं विल किमलिका। उन्होंने कहा कि जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो कंपैटिबल है, अगर हम लिबरल डेमोक्रेसी में रहते हैं तो कंपैटिबल है, क्योंकि जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो माइनॉरिटी ग्रुप्स को भी अलाउ करेगा कि वो अपने कल्चरल आइडेंटिटीज को बनाकर रखेंगे। तो क्या आपको लगता है कि हमारे इंडिया में मल्टीकल्चरलिज्म है ना? मुझे तो लगता है। उसके बाद है आपका यही इसके बाद बच्चों तो बुक 1 के जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स थे वो तो यहाँ पर हो गए हैं हमारे कवर, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे लगेगा, अब क्योंकि एग्जाम तो आपका 9 तारीख यानी कि मंडे को है और आज है सैटरडे, अगर मुझे लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक जो है वो रह गया है तो मैं एक फाइनल क्लास बना दूंगी, उस पर लिख दूंगी फाइनल क्लास फॉर दिसंबर 2024, ठीक है।
अदरवाइज मेरी साइड से मैंने काफ़ी, देखो कुछ तो मैंने यूनिट्स अलग से ही बनाए हुए थे पहले ही, और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इतने सारे वीडियोस बनाए हैं। उनमें से आप लोग अपने क्वेश्चंस को कवर करो, आंसर्स को नोट डाउन करो, शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है, और उनको मंडे की सुबह रिवाइज कर लेना और आपका पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि जो बुक 2 है वो हुई नहीं है, तो मैंने इसलिए बुक 2 पर भी एक वीडियो बना दिया है, और शायद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी बुक 2 के कुछ क्वेश्चंस तो कवर हुए ही होंगे। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग न्यू हैं, क्योंकि आपके एमए पॉलिटिकल साइंस की जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो हमारे चैनल पे करवाई जाती है। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए।